जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी पूरे मनोयोग के साथ कर रहे होंगे। आपकी पूरी तैयारी हो रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत इस श्रृंखला के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार स्पेशल, भारत की जनगणना का बिहार की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन, ये सब हम करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक समीक्षा, इन सब पर हमने विस्तार से चर्चा कर रखा है। इस समय हम सामान्य विज्ञान खंड का अध्ययन कर रहे हैं। बीपीएससी के प्रश्नों में सामान्य विज्ञान खंड से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस समय प्रीवियस ईयर प्रश्नों में विज्ञान खंड से आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं और उनसे संबंधित व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि संस्था सीसैट का बैच लॉन्च कर रही है। सीसैट का बैच संस्था लॉन्च कर रही है। यह बैच सीआर वडालिया सर के निर्देशन में प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत मैथ और रीजनिंग की कक्षा के साथ यह बैच शुरू होगा। सीआर वडालिया सर व्यक्तिगत रूप से 6 से अधिक गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं, 6 से अधिक नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके हैं और ये खुद 7 वर्षों से सीसैट का अध्यापन कर रहे हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर को सायंकाल 6 बजे सेमिनार के साथ बैच आरंभ होगा। सीआर वडालिया सर और पूरी संस्था का यह प्रयास है कि जो यूपीएससी के सीसैट सेक्शन में जो मैथ और रीजनिंग से जो प्रश्न आते हैं, लगभग जो 40 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कई बार अच्छे अभ्यर्थियों के लिए भी मेंस परीक्षा में बैठने का द्वार बंद कर देते हैं। ठीक है, असल में होता यह है कि इसके जो प्रश्न होते हैं कई बार बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। तो इस बैच के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि जो ये 40-50 क्वेश्चन सीसैट के पेपर में मैथ और रीजनिंग के हिस्से आ रहे हैं, उनको सटीकता के साथ सही सॉल्व किया जा सके। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप कम से कम मैथ और रीजनिंग की वजह से आपका सीसैट का पेपर तो कतई नहीं रुकेगा। ठीक है, तो श्योर एंड सर्टेन सक्सेस के लिए आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी भी जो संस्थान में वो चल रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उन पे आप उनके संदर्भ में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं या अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न यह पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो घड़ी में यूज होता है वो असल में होता क्या है? तो वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका के रूप में भी जानते हैं और इसका जो सूत्र होता है SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग यदि हम बात करें, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वह एक विद्युत इंसुलेटर एक होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें यूज होता है, संरचनात्मक सामग्रियों में यूज होता है, खाद्य वस्तुओं में यूज होता है और दवा उद्योगों में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रोमीन होती है। प्रश्न यह पूछ रहा है, ब्रोमीन क्या होती है? रंगहीन गैस, भूरी ठोस पदार्थ, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव,
उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध वाली एक लाल द्रव होती है। ठीक है, आवर्त सारणी यदि हम बात करें, जो तत्वों की आवर्त सारणी है, उसमें ब्रोमीन को 7वें समूह में रखा गया है, 7वें समूह में उसको रखा गया है। और सामान्य तापमान पर ब्रोमीन ही, सामान्य तापमान पर ब्रोमीन ही केवल एक अधातु है जो द्रव अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर यह बनी रहती है, यह एकमात्र ऐसी अधातु है। फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने ब्रोमीन की खोज करी थी और ब्रोमीन की तीक्ष्ण गंध के कारण ब्रोमीन इसका नाम रखा गया। तीक्ष्ण गंध के कारण इसका नाम ब्रोमीन रखा गया। असल में यूनानी भाषा में ब्रोमीन का अर्थ होता है दुर्गंध। और ये जो ब्रोमीन है यह सक्रिय तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। ठीक है, जो समुद्र का तल होता है वह ब्रोमीन का एक अच्छा सोर्स होता है, वहां पे ब्रोमीन कुछ पाया जाता है। कुछ जल जीवों और वनस्पति पदार्थों में भी ब्रोमीन के यौगिक विद्यमान रहते हैं, क्योंकि यह सक्रिय तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, संघटकों के रूप में ही यह पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ठीक है, कौन कौन सी वे गैसें हैं जो वेल्डिंग में प्रयोग की जाती हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि वेल्डिंग में कौन सी दो गैसें प्रयुक्त होती हैं? और भी गैसें प्रयुक्त होती हैं, लेकिन सर्वाधिक ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में। अब देखिए, गैसों की सहायता से जो ये वेल्डिंग करना एक गैसों की सहायता से उनको जोड़ने वाला, उन धातुओं को जोड़ने वाला एक कार्य है। ठीक है, एक कार्य है। ये गैसें सामान्य तौर पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होती हैं, लेकिन कई बार ये कोल गैस और हाइड्रोजन आदि भी इनका यूज किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए, ऑक्सी एसिटिलीन, इसका ऑक्सी और एसिटिलीन मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक प्रचलित गैसें हैं। वेल्डिंग कार्य में इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसलिए ये दो मुख्य गैसें हैं वेल्डिंग के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका उत्तर है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर जस्ते की परत होती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए गैल्वेनाइज्ड या गैल्वेनाइजेशन को यस्दीकरण कहा जाता है या गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक धातु कार्मिक प्रक्रम है, मतलब धातु से संबंधित एक प्रक्रिया है, धातु से संबंधित एक कार्य है। असल में इसमें क्या होता है कि जो लोहा होता है, आयरन रॉड होती है, उस पर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण जस्ते का परत चढ़ने के कारण यह क्या होता है, इसका क्षरण रुक जाता है। क्षरण मुख्यतः जैसे जंग जो लग जाता है, तो जंग लगना रुक जाता है। अगर हम लोहे के इस्पात पे, लोहे की किसी रॉड पे यदि हम जस्ते की परत चढ़ा दे तो उसको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। और उसका जो मुख्य जो उपलब्धि होती है, मुख्य जो उसका कार्य होता है, यह होता है कि धातुओं के क्षरण को रोकना, अर्थात उस पर जंग को न लगने देना। ठीक है, और इसी कारण यूरोपीय भाषाओं में या जो यूरोपियन भाषाएं हैं उनमें इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस्दीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है, यस्दीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। कल हमने बात करी थी कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारा जाता है तो किस तरीके से नीचे वायलेट और सबसे ऊपर जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? वायलेट की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड की होती है। ठीक है, उसी संदर्भ में यह प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या होती है? 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम तक और 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम तक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम या व्हाइट लाइट पर जो ये दृश्य स्पेक्ट्रम है या दृश्य विकिरण है, हमने इस पे
कल विस्तार से बात किया हुआ था, तो आज हम इसका केवल उत्तर देखते जाइए किस तरीके से प्रश्न रिपीटिशन हो रहा है, प्रश्न का पुनरावृत्ति किस तरीके से हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम के बीच दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य होती है। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट असल में क्या है? जो हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, रिन यूज करते हैं, घड़ी, निरमा पाउडर हम यूज करते हैं, असल में वो डिटर्जेंट हैं क्या? ठीक है, या उसके साथ साथ केवल पाउडर ही नहीं, जो हम जो उसे सॉप के रूप में जो यूज करते हैं, असल में वो हैं क्या? कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, बिम्स्थेट हैं और सल्फोनेट हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो कपड़े साफ करने में जो साबुन का प्रयोग होता है, डिटर्जेंट का प्रयोग होता है, असल में वो सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट है। इसका उत्तर डी है। अब देखिए, इनको क्या कहते हैं? अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन तनु विलयन में सफाई करते हैं। तनु विलयन मतलब जिनमें बाकी सभी कार्य आसानी से ढीले पानी में, ठीक है, ठोस, जैसे एक होता है भारी पानी, एक होता है हल्का पानी, ठीक है, तो तनु विलयन में सफाई कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, असल में ये सल्फोनेट होते हैं, सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। और अपमार्जक वो होता है जो कठोर जल में धुलाई का कार्य करता है। कठोर जल में धुलाई का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि मानव पसीने में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। मानव पसीने के बारे में विस्तार से हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मानव पसीने में, पसीना क्या है? जल, खनिज, लैटेक्स और यूरिया मानव पसीने में होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, पसीना का जो प्राथमिक कार्य यह है कि यह मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पसीना ग्रंथियां जो होती है, वह तंत्रिका उत्तेजनाओं की प्रक्रिया में पसीने का स्रावण करती है, पसीने का स्रावण करती हैं। मुख्य रूप से जैसे कि अगर हम तंत्रिका उत्तेजनाओं के बाद यदि हम कुछ और चीज़ों को शामिल करें, तो जैसे उष्मा उत्तेजनाएं हो गई, भावात्मक और कंठस्थ उत्तेजनाएं भी इसमें शामिल है। कंठस्थ उत्तेजनाएं मतलब भोजन, भावात्मक उत्तेजनाएं जैसे डर के समय भी पसीने आते हैं। ठीक है, उष्मा उत्तेजनाएं मतलब जैसे हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि शरीर में गर्मी आ जाए, ठीक है, तो उस समय भी पसीना ग्रंथियाँ काम करती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यह दिन और रात दोनों समय में पसीना निकलना बराबर होता रहता है, लेकिन मौसम के कारण वह पता नहीं चलता। अगर हम पसीने की खनिज संरचना की बात करें तो इसमें सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। देखिए, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीशियम की बात हो ही गई। ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल, लेड, ये सब पाए जाते हैं पसीने में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, इस उत्सर्जित क्या होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक तत्व उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, अब देखिए पसीने में भी हमारे क्या क्या हैं, ये देखिए। साइंस पढ़ने का एक यही लाभ होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के बारे में पता हो जाती है। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, मतलब किस नीले थोथे को रासायनिक रूप में क्या कहते हैं? ठीक है, सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीला थोथा को रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसको तूतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको तूतिया भी कहते हैं, इसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, इसको तूतिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है, CuSO4
CuSO4, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होते हैं। और कई बार इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, कई बार इसको क्या कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। और अगर हम बात करें नीला थोथा या तूतिया या CuSO4 या क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, सभी एक ही नाम है, घरेलू नाम अलग है नीला थोथा, बाकी रासायनिक नाम अलग अलग है। तो इसका उपयोग असल में कीटनाशक में होता है, कवकनाशी में होता है, और जो गोंद बनाते हैं गोंद में होता है, फोटोग्राफी और डाई, जो डाई करते हैं बालों में, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीला थोथा। आगे चलते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? कोई परमाणु है तो परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है असल में वो क्या कहलाता है? ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? नाभिक होता है। और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वह न्यूक्लियस अथवा नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नाभिक होता है या न्यूक्लियस होता है यह परमाणु के मध्य में स्थित होता है, परमाणु का सेंटर होता है किसी भी परमाणु का, और यह विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है, अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। और यह नाभिकीय कणों, इसमें क्या होते हैं? नाभिकीय कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान देना है, नाभिक में या न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो कण पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियांस कहते हैं। नाभिक ये हो गया, न्यूक्लियस हो गया नाभिक, और इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियांस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को न्यूक्लियांस कहते हैं, इन दोनों को समेकित रूप से न्यूक्लियांस कहते हैं। और लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? अधिकांशतः या लगभग बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई भी ठोस पदार्थ है वह सीधे अगर उसको गर्म किया जाए तो वह द्रवित रूप में ना आकर वह सीधे क्या हो जाता है? गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उबलना, या जैसे कि जो हम उबालते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये अगला, ये ऑप्शन ई है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई भी ऐसा ठोस जो सीधे ठोस से गर्म करने पे सीधे ठोस से द्रव रूप में हो जाए तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन के विषय में हमने शायद 66वीं या 65वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जैसे हमारे घरों में, आपके घरों में जब पूजा पाठ होता है, ठीक है, तो कपूर दिखाया जाता है। ठीक है, कपूर दिखाया जाता है, अपने इष्ट देवों को लोग कपूर दिखाते हैं। तो कपूर को कभी यदि आप गर्म करेंगे, उसमें आग न लगाकर यदि आप उसको गर्म करेंगे तो वो ठोस रूप से सीधे गैस रूप में हो जाएगा। ठीक है, यदि आप उसको छोड़ देंगे तो भी वो उड़ जाता है। नेफ्थलीन ऐसा ही है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में उसमें होती है। अमोनियम हो गया, क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा अगर इनको ठोस ये चीज़ें होती हैं, अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये सभी चीज़ें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म या चयापचय नियंत्रित करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से। देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही टेढ़ा प्रश्न है। ठीक है, अगर इस आधार पर सीधे सीधे देखेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट को सही मानते हैं, यदि हम सही करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करते हैं तो देखिए जो एक बेसिकली जो इंसुलिन है, मुख्यतः इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इंसुलिन ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, लेकिन पाचन के दौरान जो हमारे शरीर में, पाचन के दौरान जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाचन की प्रक्रिया के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी ग्लूकोज को इंसुलिन नियंत्रित करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज या अग्नाशय से उत्पन्न होता है, और वो ग्लूकोज को अवशोषित और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट
मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 का जो डायबिटीज़ होता है शरीर या तो सही मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या सही ढंग से मतलब काम करना बंद कर देता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए पहले हम अच्छा ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई सही होगा। अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके बारे में जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं उनका भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले देखिए, एंटीबायोटिक्स का उपयोग कब होता है? कुछ तरीके के जीवाणु या बैक्टीरियल संक्रमण जो होता है, ध्यान रखना है, बैक्टीरियल संक्रमण या जीवाणु संक्रमण के इलाज से जब कोई इलाज होता है, कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो उसके इलाज या रोकथाम के लिए उस बैक्टीरिया को मारने या उसके प्रजनन को कम करने के लिए या फैलने से रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। और आपको ध्यान देना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का यूज वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, फ्लू, खांसी, जुकाम, ठीक है, गले की खराश, इनमें जो है एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। यदि आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब जब आपको, जैसे कि जब आपको आवश्यकता नहीं होती है फिर भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वह आपके भीतर रह रहे बैक्टीरिया को, खतरनाक बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर देता है। मतलब कि जब अगली बार आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आपको पहले की अपेक्षा अधिक डोज की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अधिक एंटीबायोटिक्स लेना कई बार बहुत खतरनाक साबित होता है। अब एंटीबायोटिक्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे इनको 6 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पिरिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए। और अगला जैसे कि आप टोबैकोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए, फ्लोरोक्विनोन हो गया। ये सब जो है क्या है, ये सब पेनिसिलिन के ये सब एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। इनमें कई सारी दवाएं आती है, मतलब सैकड़ों दवाइयां हैं, लेकिन मुख्यतः 6 घटकों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट तो सभी हैं, लेकिन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है तो ऑप्शन है गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो है वह चावल में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट केवल चावल में ही मिलता है, गेहूं, जौ, मक्का सभी में मिलता है। लेकिन चूंकि मुख्यतः शब्द यहाँ पे इसने प्रयोग किया है, यहाँ पे इसने क्या, कौन सा शब्द प्रयोग किया है? इसने यहाँ पे मुख्यतः शब्द प्रयोग किया है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अब हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से सोर्स है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया। ठीक है, बेकरी उत्पाद हो गए, जो भी बेकरी उत्पाद उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दाल, टमाटर, सूखे मेवे, गन्ने, गुड़, शहद, मिठाई, अंगूर, ताजे फल जो ऐसे होते हैं, अनाज, फल, सब्जियों, सभी जगह जो जिनमें रेशेदार गूदा होता है, सभी जगह क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः चावल में पाया जाता है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु प्रश्न पूछ रहा है, सबसे भारी धातु। अब देखिए, अगर हम इन निम्नलिखित, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सोना हो गया, चांदी, पारा, प्लेटिनम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम इन चारों में सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान पारा का आएगा, दूसरा स्थान सोना का आएगा, तीसरा स्थान प्लेटिनम का आएगा और चौथा स्थान चांदी का आएगा। पारा, सोना, प्लेटिनम और चांदी, दिए हुए विकल्पों में सबसे भारी धातु है आपका पारा। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें सभी तत्वों में या जो भी है, तो ओस्मियम जिसको ओ किससे डिनोट करते हैं, ओ एस से, ओ एस, ओस्मियम। ठीक है, यह
ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। ज्ञात पदार्थों में क्या है? सबसे भारी है। और ऑस्मियम को प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में रखा गया है और सबसे अधिक भारी भी है और सबसे अधिक दुष्प्राप्य भी है। दुष्प्राप्य मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब उस पे कौन कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनती है? 2 या 3 धातुओं से, जो भी है। लोहे और निकल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। आजकल अधिकांश चीज़ें जब उसमें आता है तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि स्टेनलेस स्टील तो है ना, उसका मतलब होता है स्टेनलेस मतलब जंग रोधी, जंग रहित, स्टील का मतलब इस्पात। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान रखना है कि जो जस्ते का उपयोग करते हैं, जस्ते का उपयोग यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। इसमें क्या होता है? लोहे के ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जंग रोधी इस्पात या जंग रोधी लोहा क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है और वह लोहे और क्रोमियम से मिलकर बनता है, लोहे और क्रोमियम से मिलकर बनता है। अब देखिए इस्पात में लोहा, इस्पात में अगर हम क्रोमियम मिला देंगे तो ये स्टेनलेस का गुण उसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार इसमें क्या होता है, कई बार इसमें निकल भी मिलाया जाता है, निकल भी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो अधिकांश तौर पे या निकल के स्थान पे कई बार मैग्नीज वगैरह भी यूज किया जाता है, लेकिन जो सबसे अधिक यूज किया जाता है वो लोहा और क्रोमियम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब कभी हाथ पैर टूट जाता है किसी का तो उस व्यक्ति को एक प्लास्टर लगाई जाती है, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस असल में होता क्या है? बुझा चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या है? ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह मुख्यतः क्या है? जिप्सम है, जिप्सम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलित जिप्सम है, निर्जलित जिप्सम है, जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है, श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि जो विशुद्ध जिप्सम होता है उसको 1000 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हम गर्म करेंगे तो जो उसका 3/4 भाग बचता है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और यूज कहाँ होता है या इसका रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, और अस्पतालों में इसका यूज होता है, जैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में होता है, और आग रोधी वस्तुओं के निर्माण में होता है, खिलौने, सजावटी सामग्री, सस्ते आभूषण, चाक आदि के भी निर्माण में इसका प्रयोग होता है। फर्श को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट का यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहा जाता है? ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो वह एल्कीन कहा जाता है, क्योंकि एल्कीन बंध जो होता है वह किसी हाइड्रोकार्बन के 2 कार्बन परमाणुओं को द्विबंध द्वारा जोड़ता है। ठीक है, तो एल्कीन कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका मतलब विनेगर, विनेगर। ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो जो सिरके का रासायनिक नाम है वह एसिटिक एसिड या ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल सही होगा। देखिए कोई भी विलयन या ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ कुछ भी हो, अगर उसमें शुगर की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, कुछ भी विलयन हो, ठोस हो, द्रव है, कोई कुछ भी हो, अगर उसमें शुगर की मात्रा है तो जब उसका किण्वनीकरण कराया जाएगा तो
तब जो लिक्विड फॉर्म में जो प्राप्त होगा, हमें जो पदार्थ प्राप्त होगा वही विनेगर होगा, वही सिरका होगा। ठीक है, सिरका जो होता है वह एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, और यहाँ पे लिखा भी गया है एसिडिक, मतलब इसका जो पीएच मान होगा, इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा वह 7 से क्या होगा, कम होगा। तो कितना होगा, लगभग यह 2.5 से लेकर 3.5 तक होता है। पीएच मान 2.5 से 3.5 तक होता है। जितना ज़्यादा तेज, जैसे ये गांव में जब अचार बनाया जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं सिरका बहुत तीखा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत तीखा है, तो उसका जो जितना ज़्यादा तीखा रहेगा उसका पीएच मान उतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सिरके का CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH। इसको डबल ओ लोग पढ़ देते हैं, लेकिन असल में इसको OO ही कहा जाता है। ठीक है, और सिरका इथेनॉल के किण्वन से, जब इथेनॉल का किण्वन होता है तो जो एसिटिक एसिड के रूप में सिरका हमें प्राप्त होता है। सिरका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक खाने में यूज किया जाता है और दूसरा पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, जैसे मदिरा और प्रयोगशाला के दवाओं में जो यूज किया जाता है, एक वो भी एक विनेगर होता है, वो भी एक सिरका होता है। आगे चलते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी बनाते समय कौन सा उसमें अम्ल प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी बनाते समय कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। जब हम सोडा वाटर से सभी लोग चिर परिचित होंगे, तो जब हम सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, अचानक से कुछ आवाज आता है शीशा, तो वो गैस जो है वह कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सोडा वाटर से, या जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब खोलते हैं, या स्पार्कलिंग वाटर की जब बोतल खोली जाती है, तो उससे जो अचानक से जो गैस निकलती है वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ ये श्रृंखला आज की यहीं पे समाप्त होती है। कल हम 60वीं 62वीं बीपीएससी में विज्ञान खंड से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनका विस्तार से हम व्याख्या देखेंगे। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है, आपके अध्ययन में किस प्रकार से सहयोग कर रही है, आप अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम निश्चित तौर पे उस पर प्रतिक्रिया करेंगे उस कमेंट्स को। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आप 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो, आप मुख्य परीक्षा में सफल हो, अंतिम चयन हो आपका, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जैसे ही बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होगी, संस्थान बीपीएससी की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2022 के टेस्ट सीरीज पहले से भी चल रहे हैं और 2023 के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो उसी क्रम में बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। आप जुड़े रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर जो शुरुआत में बताया गया था उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।